हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग पोलैरोग्राफी देख रहे थे। आज पोलैरोग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ करंट प्रोड्यूस होती है। ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज वेरी कर रहे हैं। वोल्टेज वेरी कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो अप्लाइड वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस के बीच में बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ जो एनालाइट है, जो मेन सैंपल है, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज्ड करंट। अब डिफ्यूज करंट के अलावा कुछ और टाइप्स के भी करंट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपका जब एक रेजिडुअल टाइप की करंट होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं और वो अगर रिड्यूसिबल हैं तो वो क्या करेंगे, उनके रिडक्शन की वजह से भी क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। फिर आपका डिफ्यूज करंट जो कि मेन एनालाइट या मेन सैंपल की वजह से प्रोड्यूस होता है, और कुछ करंट जैसे कि लिमिटिंग करंट से अगर वो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं हम लोग इन द कॉम्बिनेशन विद द सैंपल, वो अगर रिड्यूस हो रहे हैं हल्का फुल्का तो उनकी वजह से भी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो लिमिटिंग करंट है। तो हमने देखा था जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हम ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का जो आपका पूरी वर्किंग है इसको हम समझेंगे इस ग्राफ के साथ, जो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुके हैं। तो बेसिकली ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि यहाँ दो टाइप के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। एक होता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और एक होता है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। अब आप बोलेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो आपको पता चल रहा है पोलराइजेबल यानी कि यहाँ पोलराइजेशन होगा, और नॉन पोलराइजेबल मतलब वहां पर पोलराइजेशन नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ जो दो इलेक्ट्रोड यूज हो रही है, देखिए ये जो पार्ट है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये जो पार्ट है जब पूल ऑफ मरकरी है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मरकरी है ये मरकरी कैथोड की तरह भी एक्ट करेगी और मरकरी एनोड की तरह भी एक्ट करेगी। यानी कैथोड और एनोड दोनों ही क्या फॉर्म हो रहे हैं, मरकरी के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ ये बेसिकली रिजर्वायर है, यहाँ पे आपका क्या मरकरी इकट्ठा है और ये मरकरी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रही है। तो यहाँ पर ये चूंकि जहां रिजर्वायर है ये कनेक्टेड है आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो यहाँ जो मरकरी रिजर्वायर या पूल है ये एक्ट होगा एज अ कैथोड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब ये जो चार्ज ले रहा है, ये जो ड्रॉप आ रहा है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर चार्ज भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये जब ड्रॉप गिरेगा और यहाँ पे वेसल पे इकट्ठा होगा, तो ये जो वेसल है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर ये आपका कैसा एक्ट होगा, एज अ एनोड। यानी रिजर्वायर जो है आपका या जो ड्रॉप है ये एक्ट हो रहा है एज अ कैथोड, और जहां पर ये इकट्ठा हो रहा है यानी कि पूल ऑफ मरकरी एक्ट हो रहा है एज अ एनोड। अब देखिए जो कैथोड है इसका सरफेस एरिया कितना है, ये कैपिलरी का जो डायमीटर होगा कितना ही सरफेस एरिया है। तो इसका जो सरफेस एरिया यानी जो कैथोड का सरफेस एरिया है जहां पर मरकरी का ड्रॉप बन रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है और जहां पूल इकट्ठा हो रहा है, देखिए ये रिजर्वायर इतना बड़ा है तो ये यहाँ पे पूरी मरकरी इकट्ठा हो रही है, तो इसके सरफेस एरिया में और इसके सरफेस एरिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब भी पोलराइजेशन होगा या जब भी पोटेंशियल वेरिएट होगा तो यहां पर स्मॉल सरफेस एरिया होने की वजह से सेंसिटाइजेशन ज्यादा होगा, यानी यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मार्क्ड होगा, यानी आपको पता लगेगा यहां पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया जो पोटेंशियल का वेरिएशन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि यहाँ जो सैंपल प्रेजेंट है वो किसके साथ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KCl। ठीक है, और KCl जो होता है, KCl जो है आपका ये कंपैरेटिवली आपके सैंपल यानी कि जो एनालाइट है, ठीक है, जो एनालाइट है उसके कितने टाइम्स होता है, 100 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 गुना होती है सैंपल के। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो हम लोग या तो पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं या सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। ये क्यों यूज करते हैं इसको हम लोग अब देख लेते हैं। अब सपोज करिए कि आपका जो सैंपल है, इसको भी मैं बाद में देख लूंगा, अब पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये जो मरकरी बनी है, ठीक है, ये मरकरी का ड्रॉप हम बाहर निकाल लेते हैं समझाने के लिए। दिस इज द ड्रॉप ऑफ मरकरी जो कि कैसे एक्ट हो रही है, एज अ कैथोड। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, दिस वन। ठीक है, दिस विल बियर अ नेगेटिव चार्ज।
अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी हम यूज कर रहे हैं, किसके साथ में, सैंपल के साथ में। तो सैंपल का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, सैंपल बहुत डाइल्यूट होगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल भी अगर है तो आप उसका डिफ्यूजन करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में 100 गुना 100 टाइम्स हम लोग क्या यूज करते हैं, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होगा, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का काम ये है कि ये भी आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिबल होते हैं। यानी सैंपल जो आपने यूज किया है, सपोज करिए आपने यूज किया कैडमियम क्लोराइड, इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं, तो ये आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ कैडमियम, जैसा आप यहां देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैडमियम एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, यानी ये आयनाइज हो गए, सैंपल आयनाइज हो गया कैडमियम आयन +2। और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयनाइज होगा K+ और Cl-, यानी यहां पर आपका सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का K+ भी है और सैंपल का क्या है, कैडमियम आयन भी है। लेकिन कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन 100 गुना कम है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अब इस ड्रॉप पे जो सबसे पहले आके एक्यूमुलेट होगा, इसकी निगेटिव चार्ज की वजह से, कैथोड पे जो ड्रॉप बन रहा है इसकी निगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा, पोटेशियम आयन यहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना लिया, डबल लेयर। देखिए मरकरी पे माइनस चार्ज था, पोटेशियम नॉन रिड्यूसिबल है, पोटेशियम कैसा है, ये है नॉन रिड्यूसिबल। नॉन रिड्यूसिबल क्यों है, कि जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो इतना पोटेंशियल है कि वो सैंपल को आयनाइज कर दे, या सैंपल को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दे। सैंपल कैसे रिड्यूस होगा, सैंपल रिड्यूस होगा जब कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म अ कैडमियम। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2, और ये रिड्यूस हो गया तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो +2 से 0 होना, दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। तो ये रिड्यूस हो गया, यानी आपका जो सैंपल हो गया ये रिड्यूस हो गया। तो सैंपल आपका रिड्यूसिबल होता है, लेकिन जो आपके सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे रिड्यूस नहीं होंगे। तो ये यहां पर आ तो गए हैं, लेकिन इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। इसको रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं कि सैंपल को डायरेक्टली इलेक्ट्रोड के पास नहीं जाने देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे एक माइग्रेशन करंट भी इन्वॉल्व होती है। माइग्रेशन करंट इन्वॉल्व होती है क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पे जो आपका पोटेंशियल है और आपका इस आयन पे जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से क्या होगा, माइग्रेशन होगा सैंपल का इलेक्ट्रोड की तरफ, और वो हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्यों, क्योंकि यहां हम कैलकुलेट करने वाले हैं डिफ्यूजन करंट, यानी टोटल जो करंट है दैट विल बी ID + IM, यानी डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, और ये क्या रहेगा, माइग्रेशन करंट, माइग्रेशन करंट। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं कि ये माइग्रेशन करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी जो आपका आयन है वो माइग्रेट करके इलेक्ट्रोड की तरफ ना जा पाए, उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और उसके जाने का जो रास्ता होगा वो क्या होगा, सिर्फ डिफ्यूजन होगा, वो माइग्रेट होके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ ना जाए। इसको ही प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हाई अमाउंट में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, बेसिक रोल है। तो उसने क्या किया, एक लेयर बना लिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डबल लेयर, और इसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। अब मरकरी ड्रॉप के पास में क्या ये डबल लेयर बन गया है, जिसकी वजह से कैडमियम यानी जो सैंपल है वो क्या करेगा, माइग्रेट होके ड्रॉप के पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो माइग्रेशन करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब बचा गया सिर्फ ID यानी डिफ्यूजन करंट। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट नंबर 0 हो गया है, तो वो क्या करेगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से माइग्रेट नहीं करेगा। अब एक ही रास्ता बचा, डिफ्यूजन, यानी कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम यहां से डिफ्यूज होके पहुंचेगा। तो जो भी आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो डिफ्यूजन करंट होगा, ना कि माइग्रेशन करंट। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए होता क्या है कि मरकरी ऐसा नहीं कि एक ही ड्रॉप है, मरकरी एक ड्रॉप बना, उसने कुछ सैंपल को रिड्यूस किया और नीचे गिर गया, नीचे गिरा तो यहां इकट्ठा हो गया, यानी जो कैथोड की तरह था वो अब कहां चला गया, वो एनोड पे चला गया, वो रिड्यूस हो गया।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मरकरी रिड्यूस हो गई, यानी मरकरी के पास अगर क्या था, माइनस चार्ज था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और लॉस करके क्या बन गया, सिंपल मरकरी। जबकि जो सैंपल था, जो कैडमियम आयन था, कैडमियम आयन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होकर क्या बनाया इसने, कैडमियम, यानी कैडमियम और मरकरी। अब कैडमियम और मरकरी मिलकर क्या बना लेंगे, अमलगम, दे विल फॉर्म अमलगम। ठीक है, अमलगम मतलब होता है कि ऐसा एलॉय जहां पर एक कंपोनेंट क्या हो, मरकरी हो। तो ये कैसा अमलगम है, ये कैडमियम का अमलगम, कैडमियम अमलगम। ठीक है, तो ये जैसे जैसे अमलगम बनता जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एनोड के पास यहाँ पे रिजर्वायर बना लेगा, पूल बना लेगा, और वो इकट्ठा होता जाएगा। तो जितने जितने ड्रॉप्स गिरेंगे उतना उतना रिडक्शन होगा, और जितना रिडक्शन होगा उतना करंट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल को वेरी करेंगे, किसके बीच में, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में जैसे जैसे आप पोटेंशियल वेरी करेंगे, वैसे वैसे करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हमको मेजर कर लेना है, दैट इज कॉल्ड पोलैरोग्राफी। और वो जो ग्राफ बन के आएगा उसे बोलते हैं पोलैरोग्राम। यानी पोलैरोग्राफी इज अ टेक्निक वेयर एनालाइट इज टू बी मेजर्ड अक्रॉस polarizable and non-polarizable electrode in the form of graph plotted between applied potential and current produced। यानी कि इसको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आपका जो सैंपल है, जो एनालाइट है, उसने कितना करंट प्रोड्यूस किया बाय अप्लाइंग वोल्टेज बिटवीन पोलराइजेबल एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ये है आपका पोलैरोग्राफी। अब आइए एक बार फिर से करंट देख लेते हैं, इसका क्या रोल था, इन शॉर्ट बताएंगे क्योंकि ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ये आपका था अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V। ठीक है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है जो आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी को आप घुमाएंगे ऊपर नीचे, ये वोल्टेज वेरिएशन होगा। तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो स्टार्टिंग में बहुत मिनिमल रहेगा, दिस वन। ठीक है, इसके बाद बेसिक करंट चेंज होगा, दिस इज डिफ्यूजन करंट, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये था अप्लाइड वोल्टेज, दिस वन इज अ करंट प्रोड्यूस्ड इन माइक्रो एम्पियर, अप्लाइड वोल्टेज इन अ वोल्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल आप वेरी करते हैं, और ये आपका क्या है, ये आपका सैंपल का पोटेंशियल है, यानी इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। इस डिकम्पोजिशन पोटेंशियल में ही जो आपका एनालाइट है या सैंपल है वो रिड्यूस होगा, मतलब आयन से रिड्यूस हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। ठीक है, यानी कि ये जो आपका कैडमियम वाला ये देखा था, ये कहां पे स्टार्ट होगा, जब आपका क्या आएगा, डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। लेकिन आप यहां देखिए इसके पहले का जो पोटेंशियल है, यानी कि यहां से लेकर के यहां से यहां के बीच में आप देखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ है ऑलरेडी। यानी ये करंट किसकी वजह से आया, ये सैंपल की वजह से तो है नहीं, क्योंकि सैंपल डिकम्पोज होना शुरू करेगा यहां से, तो यहां से डिफ्यूज होना स्टार्ट हुआ और यहां तक डिफ्यूज हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे से पोटेंशियल में ये मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये सैंपल की वजह से हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, सैंपल की वजह से हुआ। अब हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नॉन रिड्यूसिबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो रिड्यूस हो नहीं सकता, सैंपल डिकम्पोजिशन पोटेंशियल के बाद रिड्यूस होगा। तो ये जो आपका करंट मेजर हुआ है इसको बोलेंगे हम आईडी, इसको क्या बोलेंगे, आईडी। लेकिन ये करंट किसकी वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं हम आई आर। यानी अगर हम इसको ए मान लें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, दिस वन। ठीक है, तो जो आपका ए और बी के बीच में जो करंट प्रोड्यूस हुआ ये, इसे बोलेंगे आई रेजिडुअल। इसे क्या बोलेंगे, आई रेजिडुअल। आई रेजिडुअल, रेजिडुअल क्या है, ये इंप्योरिटी है। तो यहां पर कुछ ऐसी रिड्यूसिबल इंप्योरिटीज थी जिनके रिडक्शन की वजह से क्या हुआ, ये करंट प्रोड्यूस हुआ, तो इसको बोलते हैं आई रेजिडुअल। और जो मेन करंट है यानी कि बी और सी से, यानी हम बोल सकते हैं ए टू बी जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसी करंट है, वो है रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल करंट। बी और सी से
जो यानी बी और सी ये मैक्सिमम करंट है, देखिए बी से स्टार्ट हुआ सी तक गया, जस्ट चेंजिंग अ स्मॉल पोटेंशियल, थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज किया और करंट मैक्सिमम प्रोड्यूस हुआ है, तो ये सैंपल की वजह से है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, और यही हमको कैलकुलेट करना होता है, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का जो ये स्ट्रेंथ है, यानी कि कितनी करंट प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, यानी सैंपल में या सोल्यूशन में एनालाइट कितना है उस पर ये डिपेंड करेगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कंसंट्रेशन एनालाइट का ज्यादा है तो आईडी जो डिफ्यूजन करंट है ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो डिफ्यूजन वैल्यू जो आईडी वैल्यू वो क्या होगी, वो कम होगी। और इस रिलेशन को प्रूव किया है एक साइंटिस्ट इल्कोविक, जिसे हम आगे देखेंगे, इल्कोविक इक्वेशन। इल्कोविक बोलते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट या कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन करंट भी ज्यादा होगा। ये हो गया एक प्रकार का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोर विल बी द डिफ्यूज्ड करंट प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिवली हो गया। लेकिन हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, हाफ वेव पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसमें आपका जो सैंपल है वो 50% क्या हो चुका हो, रिड्यूस हो चुका हो, यानी आईडी बाई 2। तो आईडी बाई 2 जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है वो हर एक एनालाइट का क्या होता है, फिक्स होता है। यानी आप अगर देखें यहां से आपको अगर आईडी आपको निकालनी है तो आईडी बाई 2 यानी कि इसका हाफ, ये सपोज करिए ये इसका हाफ आया, ये वैल्यू क्या है, ये है आईडी बाई 2 यानी हाफ डिफ्यूजन करंट। इस पे जो पोटेंशियल होता है, यानी कि इस पे आप पोटेंशियल ड्रॉप करिए यहां पे, तो जहां आईडी की वैल्यू हाफ हो रही है यहां पे जो पोटेंशियल आएगा इसी को बोलते हैं E1/2, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि जब डिफ्यूजन करंट हाफ हो जाए, यानी कि आधा सैंपल आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो आधा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, आधा रिड्यूस फॉर्म में है, तो वो जो कंडीशन होती है उस पे जो पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। और हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये हर एक सैंपल का हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, फिक्स। डिफ्यूजन करंट वेरी कर सकता है लेकिन हाफ वेव पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन करंट जो सैंपल की वजह से था। अब इसके बाद जो बचा CD, ये क्या है, ये है लिमिटिंग करंट, दिस वन इज अ लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट यानी कि अब इसके बाद लिमिटेशन हो गया, अब सैंपल नहीं रिड्यूस होगा और ये आपका करंट भी चेंज नहीं होना चाहिए आइडियली, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नॉन रिड्यूसिबल है। लेकिन अगर ज्यादा पोटेंशियल हो गया और एक आध इलेक्ट्रोलाइट या कुछ परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस हो गए तो हो सकता है कि हल्का फुल्का वेरिएशन आ जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से अगर कुछ वेरिएशन आता है तो इसे बोलेंगे लिमिटिंग करंट। तो आपने देखा कि कैसे सैंपल पोटेंशियल चेंज करने से करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमने यहां पे शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जो मेजर चेंज था वो A to B था, B to C था एंड C to D था। B to C ये जो मेन आपका क्या है, यही हमको कैलकुलेट करना होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। और इसके हाफ वैल्यू पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, इसी को बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी से देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इल्कोविक इक्वेशन। तो इल्कोविक इक्वेशन अप्लाई करके हम डिफ्यूजन करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इल्कोविक इक्वेशन। इल्कोविक इक्वेशन ने ट्राई किया था कि आईडी यानी डिफ्यूजन करंट जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बिटवीन पोलराइजेबल एंड नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड बाय चेंजिंग पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल चेंज करने की वजह से डिफ्यूजन करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैलकुलेट किया था। किसका, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। यानी जो आईडी वैल्यू है, यानी जो डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उसका रिलेशन देखा इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक है, या एनालाइट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे थे वहां जो हमारा सैंपल था अलोंग विद आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट तो सिर्फ इसलिए यूज किया था कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आपका
जो सैंपल का है या एनालाइट का है वो इलेक्ट्रोड की तरफ ना जा पाए, वहां पे आपने देखा हेल्महोल्ट्ज लेयर या डबल लेयर बन गया उसको चेक करने के लिए। तो वहां पे जो आपका सैंपल है वो ट्रांसपोर्ट होके नहीं पहुंचेगा, यानी माइग्रेट होके नहीं पहुंचेगा, डिफ्यूज होके पहुंचने का ही एक रास्ता बचता है, इसलिए डिफ्यूज करंट कैलकुलेट होता था। तो ये किसके इक्वल है? डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू 607। ये एक नंबर है दैट इज कांस्टेंट 607। एन, एन क्या है यहाँ पे? एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय ईच आयन। एक आयन, सपोज करिए ये कैडमियम था, ठीक है, तो कैडमियम कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? तो ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और रिड्यूस हो जा रहा है किसमें? कैडमियम में। तो यहाँ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 2। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। वो डिपेंड करेगा कैसा आयन है। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन अ सॉल्यूशन, यही हमको मेजर करना है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसको हमें क्या करना है? मेजर करना है। वी हैव टू मेजर दिस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन, जैसा कंसंट्रेशन होगा वैसा आईडी होगा, इसको छोड़ दिया। डी क्या है? डी इज अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिबल आयन, यानी जो आयन है कैडमियम है जो डिफ्यूज होके जा रहा है सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? डिफ्यूजन कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। तो ये डी भी क्या है? ये भी फिक्स है, यानी आपका ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, डिफ्यूजन कांस्टेंट फिक्स हो गया। एम क्या है? एम इज अ मास ऑफ मरकरी ड्रॉप, यानी जो कैथोड था, यानी रिजर्वायर ऑफ जो आपका मरकरी था, वहां से जो ड्रॉप बन रही थी, वो एक ड्रॉप का मास कितना होगा? तो मास ऑफ मरकरी फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि अगर ये आपका कैपिलरी था, यहां से जो इलेक्ट्रोड निकल, ये जो आपका मास आ रहा था, ठीक है, ये नीचे गिरेगा और क्या बनाएगा? पूल बना देगा। फिर ये नीचे आया, फिर एक दूसरा ड्रॉप बनेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर एक ड्रॉप बनेगा, यानी जो एक ड्रॉप है इसका मास कितना है वो। और टी क्या है? ड्रॉप टाइम, यानी यहां से लेकर कैपिलरी में जब ये आपका बन रहा है ड्रॉप, यहां से लेकर जब पूल में आ रहा है तो कितना समय लग रहा है, यानी कितना समय टाइम लग रहा है इन सेकेंड, सेकेंड में कितना समय लग रहा है। तो ये तो मास जो बन रहा है इसका ड्रॉप का वो भी कांस्टेंट रहेगा, और कितने टाइम में गिर रहा है वो भी, और इसका रेट भी, यानी कि एक मिनट में कितने ड्रॉप गिरते हैं वो फिक्स रहेंगे, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी भी फिक्स होगा, मास भी फिक्स है, रेट ऑफ फ्लो भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। तो ये सारे टर्म क्या होंगे? कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट हो गए। तो बचा क्या? सिर्फ कंसंट्रेशन, यानी आईडी जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, यानी कि अगर एनालाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। ये मैं आपको बना के दिखाया था, ये रेजिडुअल करंट हो गया, ये आपका डिफ्यूजन करंट हो गया, दिस वन इज डिफ्यूजन करंट, और ये हो गया लिमिटिंग करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या था? ये जो बी और सी के बीच में हम लोग देख रहे थे, ये ए हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो हम डिफ्यूजन करंट देख रहे थे आईडी, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, यानी उस पूरे सॉल्यूशन में एनालाइट की मात्रा कितनी है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये ग्राफ क्या होगा? ज्यादा होगा। सपोज करिए ये और कंसंट्रेशन थी तो ये और ऊपर चला जाएगा, ये लिमिटिंग हो गया, यानी अब आईडी वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो ये यहीं रह जाएगा, यहीं पे, तब उस केस में आईडी वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो जैसा जैसा कंसंट्रेशन होगा उस हिसाब से डिफ्यूजन करंट क्या होगा? वेरी करेगा। क्या नहीं वेरी करेगा? वो वेरी नहीं करेगा आपका हाफ वेव पोटेंशियल। अब चाहे आपका डिफ्यूजन करंट यहां रहा हो, चाहे यहां रहा हो, चाहे यहां रहा हो, तो यहां रहेगा तो ये पोटेंशियल होगा, यहां है तो ये, यहां है तो ये जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या रहेगा? वो फिक्स रहता है। वो फिक्स रहेगा तो आप ये पता लगा लेंगे कि जो सैंपल है वो क्या है, क्योंकि हर एक सैंपल का हाफ वेव पोटेंशियल फिक्स है। वेरी क्या कर रहा है? डिफ्यूजन करंट, और ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्यूजन करंट बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे तो आपका डिफ्यूजन करंट घटता जाएगा। तो ये था आपका इल्कोविक इक्वेशन। आज हमने ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का वर्किंग देखा, करंट का प्रोडक्शन जो आपका देखा रेजिडुअल, और डिफ्यूजन करंट और लिमिटिंग करंट, इसका एक बार हमने रिवाइज किया, और इल्कोविक इक्वेशन देखा। इल्कोविक इक्वेशन में बेसिकली डिफ्यूजन करंट और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल का जो रिलेशन है उसको हमने देखा। बाय कीपिंग द कांस्टेंट 607, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, d डिफ्यूजन कोफिशिएंट, m रेट ऑफ मास फ्लो, यानी रेट ऑफ मास फ्लो ऑफ मरकरी,
मास ऑफ मरकरी, टी इज द सेकेंड, यानी कि टाइम इन सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है एक ड्रॉप को कैथोड से एनोड के ट्रेवल करने में, तो वो जो सेकेंड है वो हो गया आपका ड्रॉप टाइम, या ड्रॉप टाइम इन सेकेंड। तो ये था आपका एल्कोबिक इक्वेशन। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।